हाय स्टूडेंट्स, हम 12th क्लास के फिज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और हम इससे पहले 4 वीडियो में हम चैप्टर को कुछ पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने देखा था और कूलाम्ब लॉ पढ़ा था कि दो चार्जेस के बीच में कूलाम्ब्स लॉ कैसे लगता है, उसका डेरिवेशन हमने डिराइव किया था। आज हम कूलाम्ब्स लॉ ही पढ़ेंगे लेकिन उसका वेक्टर फॉर्म होगा। तो हम चालू करते हैं आज का वीडियो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्ब्स लॉ। कूलाम्ब्स लॉ में आपने देखा था कि मैंने आपको समझाया था, कूलाम्ब्स लॉ मैंने आपको समझाया था कि 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं और 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है वो उन 2 फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और हमने डेरिवेशन करके एक फॉर्मूला निकाला था F = KQ1Q2/R², जो कि हमने स्केलर फॉर्म में निकाला था, ओनली मैग्नीट्यूड के लिए पढ़ा था। आज ये वेक्टर फॉर्म जो है ये आपको वेक्टर के साथ, हम इसके डायरेक्शन के साथ इसको निकालेंगे, क्योंकि फोर्स जो होता है वेक्टर होता है। तो हम वेक्टर फॉर्म में इसको सोल्व करके देख लेते हैं। यस, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्ब्स लॉ। हम इससे पहले हम डायग्राम को अच्छे से समझ लेना। डायग्राम क्या है इसमें कि हमने 2 पॉइंट चार्जेस कंसिडर कर रखे हैं, Q1 एंड Q2। 2 पॉइंट चार्ज कंसिडर किए हैं और स्टेशनरी चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो चार्ज हर जगह स्टेशनरी ही रहेगा। मूविंग चार्जेस के बीच में कूलाम्ब फोर्स वर्क नहीं करता है। तो 2 स्टेशनरी चार्ज हमने कंसिडर कर रखे हैं, पॉइंट चार्ज। और हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स हमने डिफाइन करी है, जैसे कि F12 का मतलब है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको रीड ऐसे करते हैं, ध्यान रखना रीड करने का तरीका। फोर्स F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एंड यहाँ पर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इट मीन्स कि यहाँ पर आपको चार्ज Q2 दिख रहा है, तो इसके ऊपर Q के कारण किस तरह का फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलेंगे F21। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, क्योंकि हमने इक्वल लाइक चार्जेस एज्यूम किए हुए, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो ये जो चार्ज है ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये जो चार्ज है Q2 ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। हम इसकी पोजिशन कंसिडर कर रखी है। यहाँ पर पोजिशन है, जैसे Q1 की पोजिशन हम मान लेते हैं। तो Q1 की पोजिशन है कि Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2। Q1 की पोजीशन कैसे एज्यूम करेंगे, Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2। तो Q1 तो यहाँ पर आएगा 1, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, 1 की 2 के रिस्पेक्ट में वो होगी इस तरफ। Q1 Q2 के रेस्पेक्ट में इस तरफ है, तो हमने यहाँ पे इसको एज्यूम कर रखा है कि डायरेक्शन एरो शो करके कि Q1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो यहाँ पे इसको पढ़ने का तरीका फोर्सेस से कुछ अलग है। इसको हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे पोजीशन ऑफ चार्ज 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और इसको पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ चार्ज 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। पोजीशन ऑफ चार्ज 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, हम इसको इस तरह से रीड करेंगे। यस, हम डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है, उसके बाद हम इसको डेरिवेशन पे आते हैं। वही मेथड लगाएंगे कूलाम्ब लॉ जो हमने पहले पढ़ रखा है। अकॉर्डिंग टू कूलाम्ब्स लॉ, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। कूलाम्ब लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला में कूलाम्ब लॉ का यूज़ करना है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर Q1 पे क्या फोर्स होगा Q2 के कारण। तो हम इसको लिखते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 Q2 चार्ज Q2। तो इसको हम निकालेंगे। हमने कूलाम्ब लॉ पढ़ा था, कूलाम्ब लॉ में हमने देखा था क्या था फॉर्मूला, KQ1Q2/R²। K क्या होता है, K होता है 1/4πε0। तो हमने यहाँ पे K की वैल्यू यूज़ कर ली है 1/4πε0। ओके, अब यहाँ पर ये जो है यूनिट वेक्टर, ये क्या करता है, ये इसके सिर्फ डायरेक्शन शो करेगा, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा। ये यूनिट वेक्टर है, केप लगा के हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि जिस वेक्टर के ऊपर केप लगी हुई है वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसकी डायरेक्शन उस जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर है उसके अलोंग होगी। यहाँ पे R है तो R के अलोंग होगी। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा है यूनिट वेक्टर, इसकी पोजीशन हमने शो करके पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, तो इसकी पोजीशन होगी इस फोर्स की, ये होगी यानी पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कौन सा है, ये वाला 1 2।
सीधा याद रखना है। और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर कौन सा रखना है, 1 2, इस डायरेक्शन में। जो फोर्स जिस F21 जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में पोजीशन होगी। पोजीशन शो करेंगे तो 1 2 एरो इस तरफ लगा हुआ है, इसका यूनिट वेक्टर यहाँ पे रखेंगे। ये वेक्टर पूरा नहीं रखना है, वेक्टर पूरा रखोगे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। हमें मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ उसकी डायरेक्शन बतानी, क्योंकि ये फोर्स वेक्टर है और हमने वेक्टर साइन के साथ लिखा है इसको। यस, नेक्स्ट हम सिमिलरली हमने F2 निकाला है, F12 निकाला है, वैसे ही हम F21 निकाल लेंगे। F21 निकालने का तरीका वही है, फॉर्मूला वो का वही रहेगा, हम वेक्टर साइन के साथ लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। देखिए लिखते वक्त ध्यान रखना है कौन सा फोर्स लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो। यहाँ पे 1 2 निकाला, हम यहाँ पे 2 1 निकालेंगे, तो फॉर्मूला सीधा सीधा वही है, K है, या K की पूरी वैल्यू है 1/4πε0 एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वो का वही फॉर्मूला जो कूलम्ब लॉ में था। एंड ये चीज़ चेंज हो गई है, ये हमें पोजीशन है, ये क्या है, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन है। F21 किस तरफ है, इस तरफ है, ये जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी डायरेक्शन क्या, कौन सा वेक्टर शो कर रहा है, 2 1 शो कर रहा है, तो हम इसका यूनिट वेक्टर यहाँ पे रखेंगे। हमें इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है, तो हम 1 से मल्टीप्लाई, जैसे आप मैथमेटिक्स में जनरली करते हो, 1 से मल्टीप्लाई करने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है मैग्नीट्यूड में। तो यहाँ पर हमने यही किया है, एक यूनिट वेक्टर ले लिया है और इसकी डायरेक्शन शो होगी, ये डायरेक्शन होगी 2 2 1, यानी 2 से 1 की तरफ। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है, सिंस R यूनिट वेक्टर R12 इज माइनस इक्वल टू माइनस R21 यूनिट वेक्टर, मतलब कि यूनिट वेक्टर जो है इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 ही होगा इसका, तो ये मैग्नीट्यूड में सेम है, बट इनकी डायरेक्शन आप देखोगे तो एक की डायरेक्शन इस तरफ है और दूसरे डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये सिर्फ डायरेक्शन में अलग अपोजिट है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब ये होता है कि इक्वल साइन लगा रखा है इनके बीच में और माइनस साइन लगा हुआ है एक के साथ, इसका मतलब ये होता है ये इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, तो मैं इस वाले में, ये वाला जो फॉर्मूला मेरे को मिला है, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ माइनस ऑफ 1 2, यहाँ पे 2 1 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकता हूँ माइनस ऑफ 1 2, तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है R21 को माइनस ऑफ 1 2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ओके, जो मैंने ये लिखवा रखा है आपको इससे, तो ये चेंज हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस साइन है, बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट, तो F21 हो जाएगा माइनस ऑफ K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर 1 2। ठीक है, तो हम इसको देखो कंपेयर करो, इक्वेशन 1 ये वाली है जो हमने पहले लिख रही 1 2 वाली, एंड 2 1 वाली जो इक्वेशन फाइनल हमें मिली उसको हमने 2 नेम दिया। इन दोनों को हम कंपेयर करें, तो कंपेयर करने पर आप देखोगे कि इसमें देखो ये जो पूरा मैग्नीट्यूड जो है इसका और इसका पूरा मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। फर्क क्या आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर ये जो है प्लस का है और यहाँ पर ये देखो पूरा जो है नेगेटिव है, यानी कि इसके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ, बाकी ये पूरी टर्म्स यानी LHS RHS जो है इनका वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को हम कंपेयर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, हमें मिलेगा F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, मतलब ये यहाँ पे हमें मिल गया, यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। इसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि इट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितना फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट को लगाएंगे रिटर्न में वो भी उतना ही फोर्स हमको देगा, अगर पूरा सिस्टम स्टेशनरी है तो। ठीक है, बाकी अगर धक्का देने पर ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया, मतलब दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में लगेंगे। ठीक है, तो जब कोई सिस्टम स्टेशनरी है तब हम कहेंगे कि फोर्सेस क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। और हमने यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन किया, इसमें हमें फाइनल रिजल्ट हमें यही मिला, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस मिले, तो इसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ओके, तो ये था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब हम देखते हैं कि इसके बेसिस पे कुछ कंडीशन है, हमने जो फॉर्मूला निकाला है ये वाला फॉर्मूला, इसके ऊपर कुछ कंडीशंस है कि अगर इफ़ Q1 Q2 का प्रोडक्ट, इनका दोनों का प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 कब आएगा, आप लोग देख लेना कि प्रोडक्ट लेस देन 0 तब आता है जब एक चार्ज माइनस का हो और एक चार्ज प्लस का हो, तब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट मिलता है माइनस Q1 Q2। अगर दोनों सेम साइन के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या प्लस प्लस के तो रिजल्ट प्लस का आने वाला है। तो इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर ये चार्जेस क्या अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रखा है, इसका मतलब
होगा कि चार्जेस अनलाइक है दोनों Q1 एंड Q2, लाइक चार्ज नहीं अनलाइक चार्जेस है, तो फोर्स अनलाइक चार्जेस में कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखना सेकंड स्टेप है इसके, ये कह रहा है कि इफ़ Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो मैंने बताया था लाइक चार्जेस होंगे। अगर दोनों माइनस माइनस के हैं तब इनको कहते हैं लाइक चार्ज, और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, या फिर दोनों प्लस प्लस के हो उस केस में भी यहाँ पे प्लस आएगा, और प्लस वाला जो रिजल्ट होता है वो हमेशा जीरो से बड़ा होता है। ओके, तो ये जीरो से बड़ा, इट मीन्स यहाँ पे कहेंगे हम कि लाइक चार्जेस है और फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ओके, तो हमें यहाँ पे इनका डायरेक्टली हमें पता करना है कि चार्ज कैसा है, अट्रैक्टिव, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, तो आप क्या करोगे, कूलम्ब लॉ में इन दोनों को रख के सोल्व कर लो, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो। यानी कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो अट्रैक्टिव होगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट यानी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इट मीन्स फोर्स कौन सा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, लाइक चार्जेस है। यस, ये कूलम्ब लॉ यहाँ पे खत्म हो चुका है। कूलम्ब लॉ को हम मैग्नीट्यूड फॉर्म पढ़ चुके हैं, यानी कि स्केलर फॉर्म में हमने इसको पढ़ चुके हैं, एंड हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म भी पढ़ चुके हैं। कूलम्ब लॉ के ऊपर के बेस पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कूलम्ब लॉ के, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देख लो, फर्स्ट फैक्ट है कि चार्जेस शुड बी एट रेस्ट एंड शुड बी कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज। फर्स्ट फैक्ट क्या है कि कूलम्ब लॉ तब वर्क करेगा या कूलम्ब लॉ तब लगेगा दो चार्जेस के बीच में जब वो पॉइंट चार्ज होंगे और वो स्टेशनरी होंगे, यानी कि रेस्ट पे रखे होंगे। ठीक है, मूविंग चार्जेस के बीच में कभी भी कूलम्ब लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि चार्ज जब मूव कर रहे होते हैं तब वो इलेक्ट्रिक करंट की तरफ बिहेव कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक फोर्स भी होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है, और यहाँ पर कूलम्ब लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए ही वर्क करता है। ओके, ये नोट्स मैंने आपको पूरे लिखवा रखे, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है आपको समझाने के लिए, नोट्स में आपको पूरा मिल जाएगा लिखा हुआ डिटेल में। ओके, सेकंड पॉइंट है, इट इज़ नॉट वैलिड फॉर द फोर्स बिटवीन द चार्जेस ऑफ रेंज 10⁻⁻15, यानी कि अगर चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 रेंज की है तब इनके बीच में कूलम्ब फोर्स वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये आप जानते हो ये कहाँ होता है, एटम्स वगैरह में, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में की डिस्टेंस है लगभग ये इतनी कम डिस्टेंस उन्हीं की होती है, और वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स वर्क कर रहा होता है, और न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है कूलम्ब फोर्स के कंपेरिजन में, इसलिए वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स के प्रेजेंट होने के कारण कूलम्ब फोर्स वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। और अगर इससे कम डिस्टेंस होगी तब भी वर्क नहीं करेगा, डिस्टेंस हमेशा 10⁻⁻15 से ज़्यादा ही होनी चाहिए तभी वो कूलम्ब फोर्स वर्क करेगा। ओके, एंड थर्ड पॉइंट है, इट इज़ अनअफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। इसका मतलब ये है कि दो चार्जेस रखे उनके बीच में कूलम्ब फोर्स वर्क कर रहा है, लेकिन अगर इन दो फोर्स के बीच में अगर आसपास और अदर चार्ज प्रेजेंट है तब भी क्या होगा, दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो अनअफेक्टेड रहेगा, क्योंकि कूलम्ब फोर्स जो है वो दो चार्जेस के बीच में लगता है, इसलिए बाकी चार्जेस के प्रेजेंस से वो अनअफेक्ट रहेगा। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, इट फॉलो इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ मतलब कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है वहाँ पे भी हमने जब डिराइव किया था फोर्स, तब हमने कहा था कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम कहते हैं ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। जस्ट लाइक हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, ये भी सेम वैसे ही है लगभग, ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। एंड इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स, और ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है एनर्जी की तरह। एनर्जी में हमने बात करी थी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी दो चार्जेस अगर पास में आते हैं तो ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा, इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता है और इसको डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते हैं। ओके, आज के वीडियो में हमने कूलम्ब लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ा है और फैक्ट बताते हैं कूलम्ब लॉ कैसे वर्क करता है, किन चार्जेस के बीच में वर्क करता है, ये कुछ लिमिटेशंस देता है। ये लिमिटेशंस वन वर्ड में एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखनी है ये लिमिटेशन अच्छे से, और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको याद रखनी है, एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।